हेलो दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने देव फार्मेसी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो देव फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपका ऐप दिया गया है। अगर आप वहां से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके डी फॉर्म सेकेंड ईयर, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के टोटल कोर्स दिए गए हैं। एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के भी आपके कोर्स हैं, जिसमें दोस्तों आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी मल्टीपल चॉइस होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो सेशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जितना भी दोस्तों आपके पासिंग के लिए जो मेरी तरफ से बन पाएगा सब आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों, हमने फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है और उसकी प्लेलिस्ट भी अलग बना दी है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पहले जो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है उसको पहले समझ लें कि आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर के अंदर फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर आपकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी फर्स्ट चैप्टर को हम समाप्त कर दें। तो दोस्तों, डी फार्म फर्स्ट ईयर की न्यू मैराथन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जिसमें आपका एक चैप्टर एक ही वीडियो में होगा। और दोस्तों, ये आपको चैनल पर मतलब फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक की आपकी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। अगर इनका कंप्लीट आपको सिलेबस चाहिए होगा, जो मैराथन क्लासेस वाली आपकी वीडियो होंगी, वो आपको देव फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेस करना होगा। उसके बाद दोस्तों वहीं पर टोटल आपको बढ़िया वाली मैराथन जो क्लासेस होंगी, जैसे आपने इस वीडियो को पढ़ा, मतलब नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी टाइप की आपकी पूरे सिलेबस की एक चैप्टर की एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स, यानी सबसे पहले आप पढ़िए कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताएंगे कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद आपके सिलेबस की स्टार्टिंग कर देंगे। तो पीछे स्क्रीन पर देख लीजिए, फार्मास्यूटिक्स वाला इंट्रोडक्शन स्क्रीन लग गई है दोस्तों, और इसमें हम बताते हैं आपको कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की एक ब्रांच होती है। जो फार्मेसी आप कर रहे हो, फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की ही एक ब्रांच होती है जो ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है। यानी जो फार्मास्यूटिक्स होता है वह जो ड्रग होती हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क करती है, डोसेज फॉर्म को तैयार करने का वर्क करती हैं। डोसेज फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डोसेज फॉर्म होता है टैबलेट, कैप्सूल, ये सभी डोसेज फॉर्म होते हैं। तो जो फार्मास्यूटिक्स होता है ये डोसेज फॉर्म तैयार करने का वर्क करती हैं, और उसके बाद डोसेज फॉर्म का एवुलेशन करने के लिए भी हेल्प करती हैं, यानी उनकी चेकिंग करने के लिए हेल्प करती हैं। और उसके बाद दोस्तों जो डोसेज फॉर्म होते हैं, जैसे कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शंस हो गए बहुत से, उनकी पैकेजिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प फार्मास्यूटिक्स करती हैं। तो आपको हम एक बात बताते हैं कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी होता है, यानी आप गए इंडस्ट्री में जॉब करने, तो उसमें आपको फार्मास्यूटिक्स की ही नॉलेज दी जाएगी। यानी ड्रग कैसे तैयार की जाती है, ड्रग की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सब बातों को फार्मास्यूटिक्स के अंदर बताया जाता है। ड्रग की पैकेजिंग कैसे करनी है, ड्रग की स्टोरेज कैसे करनी है, ये सब बातें भी फार्मास्यूटिक्स के अंदर बताई जाती हैं। और आप अपने नेक्स्ट चैप्टरों में दोस्तों इस बारे में आप पढ़ेंगे भी, और आपको हम बहुत अच्छे से नोट्स बनवाएंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स में बहुत सरल भाषा में आपको नोट्स पढ़ाएंगे और आपकी अच्छे से तैयारी भी कराएंगे। तो दोस्तों, आपका जो हमने फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी इंग्लिश मिक्स में अपलोड कर दिया है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को लगातार चेक करते रहिए। हम डी फार्म फर्स्ट ईयर और डी फार्म सेकेंड ईयर को हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप पर ऐड करके। उसके बाद दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपको हम बताएंगे कि जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे
कि कौन सा आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों पीछे स्क्रीन लग गई है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। यानी जो फार्मेसी एजुकेशन है उसकी आपको हिस्ट्री बतानी है कि फार्मेसी एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बहुत ही सरल हैं, बट आपके जो नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, वह हमने पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वह भी बहुत ज़्यादा सरल लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, और स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पॉइंट है, इन एसेंट टाइम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। यानी एसेंट टाइम में, प्राचीन समय में जो आयुर्वेदिक सिस्टम था वह इंडिया में प्रीडोमिनेंट था, यानी प्रधान था। सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यानी जो प्राचीन काल था, इन एसेंट टाइम, प्राचीन काल में सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम का यूज़ किया जाता था। उसके बाद एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय यूरोपियंस। जो एलोपैथिक सिस्टम था इस टाइम, जो प्रेजेंट है एलोपैथिक सिस्टम, इसको इंडिया के अंदर यूरोपियन के द्वारा लाया गया। तो दोस्तों आप पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से समझ लीजिए पहले। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो आपको एजुकेशन की हिस्ट्री पूरी तरीके से बहुत अच्छी याद हो जाएगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या था, आयुर्वेदिक सिस्टम पहले भारत में यूज़ किया जाता था, ये आपको पता होगा। उसके बाद जो एलोपैथिक सिस्टम है वह इंडिया के अंदर यूरोपियन के द्वारा लाया गया। और थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज नॉट प्रेडोमिनेंट इन इंडिया। यानी 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो एलोपैथिक सिस्टम था वह इंडिया के अंदर प्रीडोमिनेंट नहीं था, यानी प्रधान नहीं था। सबसे पहले यूज नहीं किया जाता था, सबसे पहले यूज आयुर्वेदिक को किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भी आयुर्वेद का यूज किया जाता था। उसके बाद फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग हुई, नॉट ए सिंगल फार्मा इंडस्ट्री वाज हैविंग प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर 20वीं शताब्दी में की स्टार्टिंग में कोई भी फार्मा इंडस्ट्री प्रेजेंट नहीं थी जो ड्रग को मैन्युफैक्चर कर पाए और जो एलोपैथिक सिस्टम को भारत में ला पाए, यानी कोई भी इंडस्ट्री प्रेजेंट नहीं थी। इंडिया इंपोर्टेड ड्रग एंड यूरोप, यूके एंड जर्मन। और इंडिया में जो ड्रग होती थी, एलोपैथिक जो ड्रग होती थी, वह यूरोप से आती थी, यूनाइटेड किंगडम से आती थी और जर्मन से आती थी। जो एलोपैथिक वाली ड्रग थी वह विदेश से मंगाई जाती थी। लेटर ऑन फ्यू मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन इंडिया। उसके बाद जब बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होती थी ड्रग, उनका चार्ज कुछ ज़्यादा लगता था। उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने स्टार्टिंग कर दी एलोपैथिक सिस्टम, यानी जो एलोपैथिक ड्रग हैं उनको स्टार्ट करने की स्टार्टिंग कर दी। तो दोस्तों इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी कि पहले आयुर्वेदिक सिस्टम का यूज़ होता था, एलोपैथिक का यूज़ नहीं होता था। फिर 19th सेंचुरी में जो है धीरे धीरे स्टार्टिंग होने लगी एलोपैथिक की। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई और उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। जो मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट में आ गई और उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम की धीरे धीरे स्टार्ट कर दी और उसमें ड्रग मैन्युफैक्चर करने का वर्क स्टार्ट कर दिया। जब इंडस्ट्री बन गई हैं तो इंडस्ट्री में जो ड्रग बनाई जाती है तो उसकी जांच के लिए भी तो कोई कमेटी तैयार की जानी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने हिंदी इंग्लिश मिक्स में। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी बनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिसिन की जांच करने के लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1930 में की। क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं तो उनकी ड्रग को जांच करने के लिए कोई कमेटी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1930 ईस्वी में एक कमेटी तैयार की गई जिसका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ चोपड़ा। जो रामनाथ चोपड़ा थे
वह इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश से 1948 में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। ड्रग इंक्वायरी कमेटी से ही, यानी जो ड्रग इंक्वायरी थी 1930 में बनाई गई थी, उसने सिफारिश की और 1948 में उसके बाद फार्मेसी एक्ट बना दिया गया कि कौन कौन सी ड्रग मार्केट में बेची जाएंगी, कौन कौन सी ड्रग मार्केट के अंदर नहीं बेची जाएंगी, यह सब निश्चय करने का वर्क करता था फार्मेसी एक्ट। फिर उसके बाद 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का गठन कर दिया गया। जो पीसीआई थी यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यानी पीसीआई का वर्क था कि जो धीरे धीरे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो कॉलेज हैं फार्मेसी के, धीरे धीरे उनकी जांच करे और जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी क्वालिटी प्योरिटी की जांच करने का वर्क भी पीसीआई करती है। तो दोस्तों 1949 में पीसीआई का गठन हो गया। फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 2 डिप्लोमा कॉलेज एंड 3 डिग्री कॉलेज प्रेजेंट थे। यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व हमारे देश में 2 डिप्लोमा कॉलेज थे और 3 डिग्री कॉलेज थे। तो डिप्लोमा कॉलेज कौन कौन से थे? डिप्लोमा कोर्स फॉर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, पहला था द मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यानी चेन्नई में एक डिप्लोमा कॉलेज था मद्रास मेडिकल कॉलेज, और द मेडिकल कॉलेज ऑफ विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम के अंदर एक मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद डिग्री कोर्स के लिए फार्मेसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, यानी जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी बीएचयू में। और उसके बाद एक था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद। तो डिग्री कॉलेज 3 थे और जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कॉलेज थे वह आपके 2 थे। तो जो महादेवलाल श्राफ थे उनको नर्चर्ड फार्मेसी का हीरो कहा जाता था, यानी जो महादेवलाल श्राफ थे हमारे इंडिया के ही थे, इनको नर्चर्ड फार्मेसी का हीरो कहा जाता है। इनको इंडियन फार्मेसी का पिता भी कहा जाता है। जो इंडियन फार्मेसी है, जिन्होंने इंडियन फार्मेसी की स्टार्टिंग की, इनको उसका जनक भी कहा जाता है, यानी पिता भी कहा जाता है। और इनके द्वारा ही बीएचयू में फर्स्ट टाइम 3 ईयर का कोर्स बी फार्म स्टार्ट किया गया था। महादेवलाल जो श्राफ थे उन्होंने ही बी फार्म को स्टार्ट किया था, जिसका यानी टाइमिंग होती थी 3 ईयर का बी फार्म। अब तो 4 ईयर का बी फार्म हो गया है, बट जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो बी फार्म 3 ईयर का था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय डिप्लोमा आफ्टर 10th 2 ईयर का होता था और आफ्टर 12th सीधे 2nd ईयर में एडमिशन हो जाता था। और जो डिप्लोमा होता था यानी डी फॉर्म का डिप्लोमा, उसमें भी थोड़ी सी अलग प्रोसेस थी, यानी जब आप 10th के बाद उसमें एडमिशन लेते थे तो आपको फर्स्ट ईयर 2nd ईयर दोनों पढ़ना होता था। और अगर आप 12th करने के बाद उसमें एडमिशन लेते थे डिप्लोमा में तो आपको सीधे 2nd ईयर के अंदर एडमिशन मिल जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है 1972 एंड 1981 के एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा कोर्स का रिवाइज्ड किया गया, यानी जो 1972 और 1981 में जो एजुकेशन रेगुलेशन आया, यानी कुछ परिवर्तन हुए कोर्सेज के अंदर, उसके द्वारा ही डिप्लोमा कोर्स को कर दिया गया कि डिप्लोमा कोर्स 12th के बाद किया जाएगा, 2 ईयर का कोर्स होगा, और जो बी फार्म होगा वह 4 ईयर का कोर्स होगा, यानी 4 ईयर का कोर्स होगा। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको बताएं और आपकी तैयारी भी अच्छी सी करा दें। फिर नीचे की तरफ बताया गया वही पॉइंट है, यानी फिर डिप्लोमा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास कर दी गई और साइंस स्ट्रीम से डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए कर दी गई, यानी आप साइंस से 12th किए होंगे उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के कारण डिग्री कॉलेज एंड पोस्ट डिग्री कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की भी संख्या को बढ़ाया गया। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, उसके बाद जो कोर्सेज थे डिप्लोमा कोर्स डिग्री कोर्सेज उनके कॉलेज को भी बढ़ाया गया और जो रिसर्च सेंटर थे उसको भी बढ़ाया गया। जो रिसर्चिंग होगी उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया, जो सेंटर बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मेसी कोर्स डी फॉर्म बी फॉर्म के साथ साथ एम फॉर्म को भी ला गया, यानी लाया गया। जो पहले होता था डी फॉर्म और बी फॉर्म भी होता था,
उसके बाद आपका जो एक कोर्स होता है एम फॉर्म, यानी डी फॉर्म, बी फॉर्म, उसके बाद एम फॉर्म को भी स्टार्टिंग कर दी गई। एम फॉर्म क्या होता है? एम फॉर्म एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो बी फॉर्म के बाद 2 साल का होता है। एम फॉर्म जो होता है वह बी फॉर्म का आप कंप्लीट कर लेंगे बी फॉर्म, उसके बाद एम फॉर्म 2 साल का कोर्स होता है और ये 4 सब्जेक्ट में होता था। जो एम फॉर्म था वह 4 सब्जेक्ट में होता था। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? फार्मास्यूटिक्स था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी में ही अवेलेबल था। जो एम फॉर्म कोर्स स्टार्ट किया गया था तो स्टार्टिंग में एम फॉर्म कोर्स सिर्फ 4 सब्जेक्ट में होता था। कौन कौन से आपके लिए सामने लिखे हुए हैं, ये 4 सब्जेक्ट में ही एम फॉर्म कोर्स होता था। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में तो जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं बहुत से क्षेत्र में एम फॉर्म होने लगा है, यानी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे तैयार हो गए हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी में भी एम फॉर्म कोर्स होता है और जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं बी फॉर्म, डी फॉर्म में, उसमें सब में आपका एम फॉर्म कोर्स होने लगा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके केवल 4 सब्जेक्ट जो थे लिमिटेड, उसमें ही एम फॉर्म होता था। नेक्स्ट पॉइंट है फिर फॉर्म डी भी रेगुलेशन 2008 सेक्शन, यानी जो आपका 10 था सेक्शन, उसके द्वारा लाया गया। फॉर्म डी क्या होता है आपको आगे बताएंगे दोस्तों। फॉर्म डी क्या होता है, पहले आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। यानी इसमें लिखा हुआ है फिर फॉर्म डी भी रेगुलेशन 2008 सेक्शन 10 के द्वारा लाया गया और सेक्शन 12 के द्वारा इसमें इंस्टीट्यूट को 30 सीट ही प्रोवाइड की गई। यानी 2008 का जो रेगुलेशन था उसके द्वारा फॉर्म डी को लाया गया, सेक्शन 10 के द्वारा फॉर्म डी को लाया गया और दोस्तों सेक्शन 12 के द्वारा कॉलेज को 30 सीट ही प्रोवाइड की गई फॉर्म डी के लिए। अब आपको बताते हैं पहले फॉर्म डी होता क्या है। तो दोस्तों फॉर्म डी बी फॉर्म के बाद 3 ईयर का कोर्स होता है। जब आप बी फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो कोर्स होता है 3 ईयर का, वह आपका होता है फॉर्म डी। बी फॉर्म करके फॉर्म डी में सीधे यानी जो 4th ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप बी फॉर्म नहीं करते हैं तो आपको 6 साल का जो कोर्स करना होता है फॉर्म डी, और उसके बाद अगर आप बी फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 4th ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। जो आपकी प्रीवियस की हिस्ट्री है उसको हम बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप कहीं से पढ़ते हैं उसमें किताबी ज्ञान होता है दोस्तों, किताबी भाषा होती है, तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में आपका डी फॉर्म और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर को लेकर आए हैं। अगर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हमें माफ़ करने की कोशिश करना। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट नाइपर, यानी नाइपर की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी जो फर्स्ट नाइपर था कॉलेज बाय 1994 में मोहाली में बना था। उसके बाद 2007 एक्ट के द्वारा 6 और नाइपर कॉलेज को खोला गया। तो पहला नाइपर कॉलेज कब बना था? 1994 में बना था, मोहाली के अंदर बना था। और दोस्तों 2007 एक्ट के द्वारा 6 और नाइपर कॉलेज को ओपन किया गया। कहाँ कहाँ ओपन किया गया दोस्तों? नीचे लिखा हुआ है हैदराबाद, कोलकाता, आपका जो है गुवाहाटी, और दोस्तों हाजीपुर, रायबरेली, अहमदाबाद में नाइपर कॉलेज को ओपन किया गया। फिर आपके कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। 2010 और 11 तक पीएचडी प्रोग्राम केवल नाइपर कॉलेज मोहाली और नाइपर कॉलेज हैदराबाद में ही अवेलेबल था। यानी जो पीएचडी प्रोग्राम होता है, पीएचडी की डिग्री होती है दोस्तों फार्मेसी में, यानी पीएचडी करना, वह आपका केवल 2010 और 11 तक आपका मोहाली नाइपर कॉलेज में प्रेजेंट था और हैदराबाद में प्रेजेंट था। तो पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पीएचडी करने वालों को भी कि 2 कॉलेज में ही अवेलेबल था। उसके बाद नाइपर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। यानी नाइपर के अंदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको देना पड़ता था JEE का एग्ज़ाम, और आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको देना होता था जॉइंट एडमिशन टेस्ट, यानी ऑनलाइन देना पड़ता था।
एक टेस्ट होता था आपका, अगर पीएचडी में आप नाइपर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एक टेस्ट होता था जिसको कहते थे जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ऑनलाइन होता था आपका एक टेस्ट। तो दोस्तों जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है उसको हमने इस वीडियो में अभी कवर किया है। फिर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री को और कवर करते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्री की क्या क्या हिस्ट्री थी। दोस्तों जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपका एजुकेशन वाला ही है, इंडस्ट्री वाला इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बहुत कम एग्जाम में इंडस्ट्री वाला पूछा जाता है, ज़्यादातर आपका एजुकेशन वाला ही पूछा जाता है। तो एजुकेशन वाले को हमने बहुत अच्छे से समझाया है और इंडस्ट्री वाले के भी आपको हम समझा रहे हैं और आप अपने इसके नोट्स तैयार कर लेना। दोस्तों उसके बाद आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है। तो पहला पॉइंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वह वॉल्यूम में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में आपकी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वह थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर है। और उसके बाद वैल्यू यानी पैसे में, यानी कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसकी अगर काउंटिंग की जाए तो वर्ल्ड के अंदर वह 14th यानी 14वें नंबर पर आती हैं जो इंडियन इंडस्ट्री हैं। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर सेकेंड है, यानी 2019 और 2020 में इनका एनुअल टर्नओवर जो था वह आपका था 2,89,998 करोड़ का था, यानी 2019 और 20 के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, यानी जितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया 2019 और 20 में वह कितना था 1,46,260 करोड़ जो रुपए थे इन्होंने एक्सपोर्ट किया। और टोटल प्रोडक्ट इंपोर्ट कितना किया, कितने रुपए का इन्होंने इंपोर्ट किया, तो वह आपका था 42,943 करोड़ का इन्होंने आपका इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया 2019 और 20 के अंदर। तो दोस्तों आपको हिस्ट्री बस इंडस्ट्री वाली देख लेनी है एक बार, लेकिन आपको एजुकेशन वाली हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी जेनेरिक ड्रग, ओटीसी ड्रग, वैक्सीन, बायोलॉजिकल को बनाने पर वर्क कर रही थी। फिर उसके बाद न्यू ड्रग की रिसर्च में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी। और इंडिया जैसे डीपीटी यानी डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस एंड जो मीसल्स वैक्सीन आती हैं उसका ग्लोबल लीडर है, यानी पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर इंडिया है। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस और जितनी भी वैक्सीन तैयार की जा रही हैं इंडिया उसका सबका लीडर है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन को इंडिया के अंदर तैयार किया जाता है। और लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है इंडिया अकाउंट फॉर 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन्स, यानी इंडिया के अंदर जो मनी का अकाउंट है वह सबसे ज़्यादा वैक्सीन का है, यानी सबसे ज़्यादा रुपए इंडिया के अंदर वैक्सीन से आता है। वैक्सीन को बाहर विदेश में भेजकर उनसे रुपए कमाया जाता है। फिर कुछ इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करने का वर्क कर रही हैं। दोस्तों जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें ड्रग आती है, यानी पब्लिक के लिए ड्रग आती है, जो फ्री में ड्रग आती है। तो कुछ इंडस्ट्री बनाई गई हैं दोस्तों, उनके नाम भी हमने लिखे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। तो पहली इंडस्ट्री है इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो आपकी हरियाणा में है। और दोस्तों दूसरी वाली है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक जो पुणे के अंदर है। कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फिर है आपकी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कोलकाता के अंदर है। और राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो दोस्तों जो आपकी इंडस्ट्री वाली थोड़ी सी हिस्ट्री है इसको हमने थोड़ा सा कवर किया है दोस्तों, इसका भी आप नोट्स तैयार कर लें। इतनी हिस्ट्री आपकी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाली बहुत ज़्यादा है, इतने में आप कवर कर लेंगे।
अब दोस्तों आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फार्मेसी एज ए कैरियर। ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों पूरा वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और आपको अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपको मतलब ऐप से कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे आपको, और इसमें आपको बताएंगे दोस्तों फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी फार्मेसी कैरियर के रूप में किस प्रकार यानी होता है दोस्तों, उसके बारे में समझाएंगे और पूरी थ्योरी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में बताएंगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उससे ऐड हो जाइए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पीछे स्क्रीन लगी हुई है, देखिए फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी इसको हम बताएंगे कि फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपके जॉब के ऑप्शन कहाँ कहाँ पर हैं और अर्निंग सोर्स क्या होंगे दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, यानी जो फार्माकॉन होता है यानी फार्मेसी, फार्मेसी वर्ड है फार्माकॉन से मिलकर बना है, फार्माकॉन से लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, यानी फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग। उसके बाद इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन, जो फार्मेसी होता है वह हेल्थ प्रोफेशन होता है दैट लिंक हेल्थ साइंस विद फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ने का वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं फार्मेसी। और दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे, अब एक चार्ट बना हुआ है दोस्तों पीछे की तरफ, इस चार्ट को आप देख लीजिए एक बार। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी, तो फार्मेसी एज ए करियर का आप इंट्रो पढ़ चुके हैं, यानी जो फार्माकॉन से मिलकर बना होता है, यानी फार्माकॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ड्रग। और थोड़ी सी फार्मेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। फिर जो चार्ट बना हुआ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है चार्ट को। तो पहला इसका पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है प्रैक्टिस सेटिंग, और दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा है अदर सेटिंग। तो जो प्रैक्टिस सेटिंग होता है उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रैक्टिस सेटिंग में सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी, यानी आप कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, यानी आपके 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जॉब वाले, तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन, फिर सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस, इसको दोस्तों हमने शॉर्ट में लिख दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट थर्ड वाला पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, जिसको कहते हैं क्यूसी। और फिफ्थ वाला पॉइंट है पैकेजिंग। सिक्स वाला पॉइंट है रेगुलेशन अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जो आपके इंडस्ट्री वाले जो ऑप्शन है उनको भी लिखा है हमने। और अदर सेटिंग में लिखा है एकेडमिक्स और क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी। तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पर तैयार कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब किसी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं अगर चार्ट के द्वारा देते हैं तो वह आंसर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, एग्जामिनर भी आपको नंबर कुछ ज़्यादा देता है। इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन में आपका एक चार्ट बना दिया है फार्मेसी एज ए कैरियर वाले में। अब हम इसके जो भी पॉइंट्स होंगे उसको समझाएंगे और थ्योरी भी उसकी बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले प्रैक्टिस सेटिंग का पहला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या लिखा है, फार्मासिस्ट पेशेंट एंड फिजिशियन के बीच की लिंक होता है, यानी जो फिजिशियन होता है और जो पेशेंट होता है उसके बीच की लिंक जो होता है वह फार्मासिस्ट होता है। कम्युनिटी फार्मेसी इज़ ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, और जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वह एक हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करती है, और जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क करके उसके पास जॉब के ऑप्शन हो सकते हैं, यानी वह अपना अर्निंग सोर्स बना सकता है कम्युनिटी फार्मेसी को, यानी उससे वह अर्निंग कर सकता है।
तो पहला पॉइंट तो आपका कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, उसका स्कोप हो गया, यानी फार्मेसी का स्कोप हो गया कम्युनिटी फार्मेसी। और सेकंड पॉइंट है हॉस्पिटल फार्मेसी। ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एंड ड्रग स्टोर पर वर्क कर सकता है। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है वह हॉस्पिटल के अंदर भी वर्क कर सकता है, और हॉस्पिटल के अंदर जो स्टोर्स बने होते हैं यानी मेडिकल स्टोर बने होते हैं उनमें भी वह वर्क कर सकता है। और फार्मासिस्ट ड्रग डिस्पेंसिंग में, ड्रग की कंपाउंडिंग में, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये वाला आपका स्कोप हो गया एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। फिर थर्ड वाला पॉइंट आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या अपॉर्चुनिटी होती है फार्मासिस्ट के लिए? क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है। जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है, और इसमें वह पेशेंट के ऊपर मेडिसिन का ट्रायल भी कर सकता है कि जब कोई न्यू मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसका सबसे पहले ट्रायल किया जाता है कि वह मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट मेडिसिन का ट्रायल कर सकता है एंड पेशेंट को डायरेक्ट हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट है होल सेल फार्मेसी। यह ज़्यादा मात्रा में कंपनी से मेडिसिन परचेस करता है एंड रिटेलर को बेचने का वर्क करता है। यानी जो होल सेलर होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से यानी ख़रीद लेते हैं, यानी परचेस कर लेते हैं, उसके बाद उसको रिटेलर के द्वारा बेचकर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रकार से होलसेल फार्मेसी में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है फार्मासिस्ट का। तो जो आपके प्रैक्टिस सेटिंग वाले पॉइंट हैं यानी जो 4 पॉइंट्स थे इनको हमने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, और बहुत सरल भाषा में नोट्स लिखे गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट के लिए, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में देख लें। यानी इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। जो फार्मासिस्ट होता है उसके लिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंडस्ट्री एजुकेशनल बेस पर जॉब प्रोवाइड करती है। यानी जो इंडस्ट्री होती है वह एजुकेशनल यानी जो आपका एजुकेशनल होता है उसके बेस पर जॉब प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट प्रोडक्शन केमिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ से ड्रग प्रोड्यूस्ड होती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, जहाँ से ड्रग को तैयार किया जाता है, वहाँ पर फार्मासिस्ट जो होता है वह प्रोडक्शन केमिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। और इसका वर्क सुपरवाइज का होता है, यानी ड्रग को देखने का कि ड्रग किस प्रकार से तैयार की जा रही हैं, उसमें कोई क्वालिटी में तो कमी नहीं है। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट का वर्क होता है। पैकेजिंग को चेक कर सकता है, लेबलिंग को चेक कर सकता है, और उसकी स्टोरेज को भी फार्मासिस्ट चेक करने का वर्क करता है प्रोडक्शन के अंदर। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंपनी के अंदर, यानी इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो इसमें क्या है, जिन केमिस्ट के पास बैचलर और पीजी डिग्री होती है, यानी जो भी केमिस्ट होते हैं जिनके पास बैचलर और पीजी डिग्री होती है वह क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वर्क करते हैं। यानी जो पीजी डिग्री किए हुए हैं, जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं, वह क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वर्क करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वर्क करते हैं। और इनका वर्क होता है कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करना और क्वालिटी को कंट्रोल करना। इंडस्ट्री के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका वर्क होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, कि रॉ मटेरियल की जांच करना और उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल करने का वर्क इनका होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। यानी जिन फार्मासिस्ट के पास मास्टर डिग्री होती है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं।
यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं जिनके पास मास्टर की डिग्री होती है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं। जो इंडस्ट्री बड़ी होती हैं उनके पास अपना खुद का एक रिसर्च सेंटर होता है जिसमें फार्मासिस्ट कुछ चीज़ों को ड्रग की देखता है, उसकी जांच करता है। यानी बहुत बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं उनके पास खुद का एक रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पर ड्रग की स्टडी की जाती है और न्यू ड्रग की खोज की जाती है। तो फार्मासिस्ट उसमें क्या क्या वर्क करता है, इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखे गए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट है ड्रग की एक्सपायरी डेट का पता लगाने में वर्क करता है कि ड्रग कितने दिनों तक एक्सपायर नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहेगी। यह वर्क करने का यानी ये वाला वर्क फार्मासिस्ट करता है। और ड्रग को कहाँ पर रखना है उसकी भी खोज करते हैं, यानी ड्रग की स्टोरेज का पता लगाना कि ड्रग को किस टेम्परेचर में स्टोर करना है, यह भी वर्क फार्मासिस्ट का होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और ड्रग के लिए किस टाइप की पैकेजिंग ज़रूरत होती है यह फार्मासिस्ट ही पता करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करके। तो दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है कि फार्मासिस्ट को क्या वर्क करना होता है और उसमें वह क्या अपना रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका पॉइंट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर फार्मासिस्ट का क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें क्या है सेल एंड मार्केटिंग में फार्मासिस्ट एमआर के रूप में जाना जाता है। जो सेल एंड मार्केटिंग होती है उसमें फार्मासिस्ट एमआर के रूप में जाना जाता है। और एमआर का वर्क होता है कि फिजिशियन से कांटेक्ट करे और ड्रग का प्रमोशन करे। आपको पता ही होगा कि एमआर का वर्क होता है डायरेक्ट फिजिशियन से कांटेक्ट करके और जो ड्रग होती है उसका प्रमोशन करने का वर्क करता है। इसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड इसमें नीचे की तरफ पॉइंट है एक सेल्स एंड मार्केटिंग में ही एरिया मैनेजर भी होते हैं और फील्ड ऑफिसर भी होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। तो इसमें फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। फिर आता है अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, एक पॉइंट इसमें केवल लिखा हुआ है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में भी फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा अपनी योगदान देता है, रोल प्ले करता है। जैसे दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने का वर्क करता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में टीचर के रूप में वह वर्क करता है और डीफार्म कैंडिडेट लेबोरेटरी में असिस्टेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट की होती हैं। जो फार्मासिस्ट अपनी जॉब करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जॉब करते हैं, फार्मेसी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हाँ जी दोस्तों, देव फार्मेसी ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर वीडियो वहीं पर मिलेंगी। जो आपने फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा, आपका सेकंड चैप्टर भी चैनल पर अपलोड होगा और थर्ड चैप्टर भी। लेकिन जो इसके चैप्टर बचे हुए हैं ये टोटल इसी तरीके की वीडियो आपको ऐप पर प्रोवाइड होगी और इनकी टाइपिंग PDF मतलब डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का टोटल टाइपिंग PDF आपका कंटेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेशनल एग्जाम इम्पॉर्टेंट, फाइनल एग्जाम इम्पॉर्टेंट, सब आपको देव फार्मेसी ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपका 499 मतलब 499 में आपका पूरा फर्स्ट ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है। फार्माकोपिया के बारे में बताएंगे। फार्माकोपिया को बताने के पहले दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी ड्रग हैं, यानी जैसे आप एग्जांपल पैरासीटामोल का ले लीजिए, बहुत सी इंडस्ट्री हैं, बट जब ड्रग मार्केट में आती है तो सबकी क्वालिटी एक सी होती है और जितना उसका साइज होता है सबका एक होता है और बिल्कुल सेम ड्रग होती हैं। यानी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बट उनका जो ड्रग तैयार होती है बस सेम तैयार होती है। वो सब फार्माकोपिया के कारण ही तैयार होती है। एक इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया होती है उसको फॉलो करके ही ड्रग तैयार की जाती हैं। जितनी भी इंडस्ट्री होती है सब में एक ही बुक का यूज़ किया जाता है जो होती है आपकी फार्माकोपिया। यह एक प्रकार की किताब होती है जिसमें ड्रग के बारे में सब नॉलेज दी गई होती है कि ड्रग को कैसे बनाना है और ड्रग की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कितनी ड्रग की स्टोरेज रखनी है, यह सब फार्माकोपिया के अंदर ही बताया जाता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं आपका फार्माकोपिया। पीछे स्क्रीन लगी हुई है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है। जो फार्माकोपिया है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर होता है फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइन का मतलब होता है आपका मेक, यानी जो ड्रग बनाने की किताब होती है उसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। दोनों को मिलाने पर, यानी जो आपका होता है फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग और उसके बाद पोइन का मतलब होता है मेक, यानी दोनों को मिलाने पर इसका मीन्स होता है ड्रग बनाने की बुक। और दोस्तों फार्माकोपिया को गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो किताब होती है इसको कोई पर्सन नहीं तैयार करता है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है और जिसमें ड्रग बनाने के फार्मूले दिए गए होते हैं। सभी प्रकार के जो फार्मूले होते हैं वह इस बुक के अंदर दिए गए होते हैं और इसमें मोनोग्राफ भी दिए गए होते हैं। यानी मोनोग्राफ का मीन्स होता है इसमें जैसे आपका जो यूनिट होता है फिर उसमें पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। यानी आपका एक चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद उसके अंदर जो थ्योरी होती है उस प्रकार के इसमें मोनोग्राफ दिए गए होते हैं। और फार्माकोपिया को टाइम टू टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज किया जाता है। यानी इसका मीन्स है कि जो गवर्नमेंट है वह चेक करती है कि इसमें अगर कोई ड्रग पुरानी हो गई है जिसका यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उसको हटा देती है, और जो न्यू ड्रग एक्सपेरिमेंट होती है यानी जिनका न्यू ड्रग का जैसे खोज हो गई है मार्केट के अंदर आ गई है तो उसको फार्माकोपिया में ऐड कर देती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वह बुक में ऐड हो जाए। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट जो होती है जहाँ फार्माकोपिया चलती है तो वहाँ की गवर्नमेंट यानी जो फार्माकोपिया है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज्ड करती रहती है, उसकी चेकिंग करती रहती है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंट्रो हमने बताया फार्माकोपिया होता क्या है और ये क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया है। इसके बाद आपके सिलेबस में बहुत से टॉपिक्स दिए गए हैं, बहुत सी फार्माकोपिया के बारे में बात की गई है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और बहुत सी फार्माकोपिया के बारे में पूछा गया है। तो इस वाली वीडियो में हम आपके लिए इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताएंगे और जो इंडियन फार्माकोपिया है इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडियन। जो इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया थी वह 1868 में यानी अपेयर्ड हुई थी, आई थी। 1868 के अंदर इंडिया के अंदर फार्माकोपिया आई थी जो कि एडवर्ड जॉन बेरिंग के द्वारा एडिट की गई थी यानी तैयार की गई थी 1868 में। सबसे पहली फार्माकोपिया 1868 में आई थी जो आपका एडवर्ड जॉन बेरिंग के द्वारा एडिट की गई थी। उसके बाद बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी, यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो इससे पहले इंडिया में जो आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज़ किया जाता था। थर्ड वाला पॉइंट है 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट इशू की जो फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जानी जाती थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की जिसे फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जाना गया यानी 1946 में। फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया है, इंडियन फार्माकोपिया जो लिस्ट थी इसके जो अध्यक्ष थे वह रामनाथ चोपड़ा थे। रामनाथ चोपड़ा यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी के भी ये रामनाथ चोपड़ा अध्यक्ष थे। और जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया जो लिस्ट 1946 में तैयार की गई इसके अध्यक्ष रामनाथ चोपड़ा थे और इसमें जो 9 सदस्य और ऐड किए गए थे, रामनाथ चोपड़ा को भी ऐड किया गया था और 9 सदस्य और ऐड किए गए थे इस फार्माकोपिया लिस्ट को तैयार करने के लिए। और ये फार्माकोपिया लिस्ट तैयार क्यों की गई, क्योंकि फार्माकोपिया लिस्ट के द्वारा ही फार्माकोपिया का निर्माण हो सकेगा, इसलिए 1946 में फार्माकोपिया लिस्ट को तैयार कर दिया गया। फिर उसके बाद पॉइंट आता है 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन फार्माकोपिया तैयार करने के लिए फार्माकोपिया कमेटी नियुक्त की। जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1948 में इंडियन फार्माकोपिया तैयार करने के लिए
एक कमेटी बना दी और कमेटी का जो कार्यकाल था वह 5 साल तक था। यानी जो कमेटी तैयार की गई थी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, उसमें जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 5 साल तक था केवल। फिर उसके बाद दोस्तों आपकी कमेटी तैयार हो गई। 1946 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट भी तैयार हो गई और उसके बाद जो भी आपकी कमेटी तैयार होनी थी वह आपकी 1948 तक तैयार हो गई। फिर जो इंडिया के अंदर पहली जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी वह 1955 में पब्लिश हो गई, उसका फर्स्ट एडिशन आ गया था। इसमें हमने लिस्ट भी बनाई है कि कब कब आपकी फार्माकोपिया आई थी और कौन कौन से एडिशन आए थे। तो 1955 में आपका फर्स्ट एडिशन आ गया था और उसके बाद 1966 में आपका सेकेंड एडिशन आया था और 1985 में आपका थर्ड एडिशन आया। फिर 1996 में आपका फोर्थ एडिशन आ गया। फिर आपका 2007 के अंदर फिफ्थ एडिशन आ गया इंडियन फार्माकोपिया का और उसके बाद 2010 में आपका सिक्स एडिशन आया। 2014 के अंदर सेवेंथ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आ गया और 2018 में आपका एट्थ एडिशन भी फार्माकोपिया का आ गया। तो दोस्तों जहाँ तक इन्फॉर्मेशन अपडेट है वहाँ तक हमने इस लिस्ट को तैयार कर दिया। यानी 2018 में जो आपकी फार्माकोपिया आई थी वहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन क्लियर अपडेट है, इसलिए हमने उसको वहाँ तक नोट कर दिया। यानी 2018 तक की फार्माकोपिया को हमने नोट कर दिया है। अगर आपकी फार्माकोपिया न्यू अपडेट होती है तो उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और दोस्तों तो इस प्रकार से आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया थी यानी जो अलग अलग वर्षों में आती रही, 1955 से 2018 तक जो इंडियन फार्माकोपिया उसके 8 एडिशन आ गए थे। और दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जो इंडियन फार्माकोपिया थी यानी जो फर्स्ट एडिशन था और यहाँ से लगाकर फर्स्ट एडिशन से एट्थ एडिशन तक इंडियन फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या साइलेंट फीचर थे उन फीचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये फीचर आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। दोस्तों शॉर्ट में भी आपका क्वेश्चन आता है और उसके बाद दोस्तों आपका लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर बात करते हैं आपके साइलेंट फीचर यानी जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन में क्या साइलेंट फीचर थे। तो फर्स्ट एडिशन जो आया था यानी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने डॉक्टर BN घोष जो थे उनकी अध्यक्षता में 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था। इसका पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये जो फार्माकोपिया थी ये इंग्लिश में लिखी गई, यानी जो आपकी फर्स्ट एडिशन की फार्माकोपिया थी ये इंग्लिश में लिखी गई थी और इसके जो मोनोग्राफ थे वह आपके लैटिन भाषा में लिखे गए थे। इसमें 986 मोनोग्राफ को कवर किया गया था और इसका सप्लीमेंट जो था वह 1960 में आया था। तो इसके अंदर आपके फर्स्ट एडिशन के अंदर इतने साइलेंट फीचर थे। फिर जो आपका सेकंड एडिशन आया था भाई इसका पहला पॉइंट है डॉक्टर B मुखर्जी के अध्यक्षता में सेकंड एडिशन आया था। जो B मुखर्जी थे इनकी अध्यक्षता में सेकंड एडिशन 1996 में आया था। इसमें मोनोग्राफ इंग्लिश में लिखे गए थे और जो फर्स्ट वाली फार्माकोपिया थी उसके मोनोग्राफ जो थे आपके वह लैटिन में लिखे गए थे। और डोज मैट्रिक सिस्टम में आ गया कि डोज का प्रॉपर डोज यानी जो ड्रग होती है उसका प्रॉपर डोज आ गया कि किसी पेशेंट को अगर कोई डिसीज़ है तो उसको कितनी डोज देनी है, इसमें आपका डोज मैट्रिक सिस्टम के अंदर आ गया था। और इसके अंदर जो सेकेंड एडिशन था इसमें 93 जो न्यू मोनोग्राफ हैं उनको ऐड किया गया और जो कोरोना वैक्सीन थी उसको इस फार्माकोपिया से डिलीट कर दिया गया था सेकेंड एडिशन के अंदर। और उसके बाद आता है आपका थर्ड एडिशन यानी यह एडिशन आपका 1985 में पब्लिश हुआ था। जो आपका थर्ड एडिशन था वह 2 वॉल्यूम में आया था यानी इसकी 2 बुक आई थी। इसमें 261 न्यू मोनोग्राफ को जोड़ा गया यानी जो 261 मोनोग्राफ थे उनको न्यू ऐड किया गया और कुछ जो टेबलेट थी उसके मामले में डिसोल्यूशन टेस्ट लाया गया, न्यू टेस्ट को ऐड किया गया टेबलेट से रिलेटेड। और इसमें न्यू एनालिटिकल जो टेक्निक होती हैं उनको भी ऐड किया गया जैसे फ्लेम फोटोमेट्री हो गया, इलेक्ट्रोपोरेसिस हो गया। इन टेक्नोलॉजी को इस फार्माकोपिया के अंदर
ऐड कर दिया गया थर्ड वाले एडिशन के अंदर। फिर बात करते हैं फोर्थ एडिशन। यह एडिशन आपका 1996 में आया था और फोर्थ वाला जो एडिशन था वह आपका टू वॉल्यूम में आया था और इसमें 1149 मोनोग्राफ और 123 अपेंडिक्स जो होते हैं उनको शामिल किया गया था, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को फोर्थ वाले एडिशन में ऐड किया गया था। और इसका एक खास पॉइंट है, इसमें आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, ETC के मोनोग्राफ को भी शामिल कर लिया गया। जैसे बहुत से आई ड्रॉप होते हैं उनको भी शामिल किया गया और उसके बाद बहुत से आई ऑइंटमेंट होते हैं उनको ऐड कर लिया गया। फिर बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की। फिफ्थ एडिशन जो था वह आपका 2007 में आया था और फिफ्थ एडिशन आपका 3 वॉल्यूम में आया था, यानी फिफ्थ एडिशन की आपकी 3 किताबें आई थीं और इसमें मोनोग्राफ के एंड में लेबलिंग एंड स्टोरेज को भी चित्रित किया गया था, यानी ड्रग को कैसे स्टोर करना है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, इस फार्माकोपिया के अंदर यह भी बताया गया था। और इसमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड का यूज़ कैसे करना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसमें उसके यूज़ को बढ़ाया गया, क्रोमेटोग्राफी के यूज़ को ज़्यादा विस्तार में बताया गया इस फार्माकोपिया के अंदर, यानी फिफ्थ एडिशन के अंदर। फिर आपका आया था सिक्स एडिशन। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोट्स दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही अच्छे ऐसे नोट्स आपको बताएंगे कि जिससे आप आगे कभी भी किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम को पास कराने में। सिक्स एडिशन है आपका। यह फार्माकोपिया जो थी वह आपकी 2010 में आई थी। यह फार्माकोपिया आपकी 3 वॉल्यूम में आई थी, यानी इसकी भी आपकी 3 किताबें आई थी और इस फार्माकोपिया में 2000 मोनोग्राफ जोड़े गए थे, बहुत ज़्यादा मोनोग्राफ को ऐड किया गया था और 287 मोनोग्राफ को न्यू ऐड किए गए थे। जो आपके 2000 में से 287 जो मोनोग्राफ थे उनको नया ऐड किया गया था। इसमें 600 से अधिक मोनोग्राफ को अपडेट किया गया था, उसमें अगर कुछ अपडेट करने वाली बात होती है तो उसको अपडेट भी किया जाता है। और इस एडिशन में एंटी कैंसर ड्रग और हर्बल प्रोडक्ट के मोनोग्राफ की संख्या को बढ़ाया गया। कैंसर वाली जो ड्रग होती हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाया गया और उसके बाद जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उनके भी मोनोग्राफ की संख्या को बढ़ा दिया गया। फिर पॉइंट आता है आपका सेवेंथ एडिशन। यह फार्माकोपिया 2008 में 4 वॉल्यूम में आई थी, सेवेंथ एडिशन वाली। इसमें उन ड्रग को शामिल किया गया जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ की जाती हैं, यानी वह ड्रग को ऐड किया गया जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ऐड की जाती हैं, यानी यूज़ की जाती हैं। और इसमें पुराने मेथड को हटाकर IR-UV मेथड को शामिल किया गया और 577 मोनोग्राफ न्यू ऐड किए गए। फिर आपका आता है लास्ट एडिशन जो आपका था 8th एडिशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो अदर फार्माकोपियास हैं, विदेशी फार्माकोपिया, उनके बारे में बात कर लेंगे। तो 2018 में आपका 8th एडिशन आया था और ये आपका 4 वॉल्यूम में आया था, यानी इसकी 4 किताबें आई थीं और इसमें 220 न्यू मोनोग्राफ को जोड़ा गया था। 220 न्यू मोनोग्राफ को जोड़ा गया था और 53 न्यू FDC मोनोग्राफ को शामिल किया गया था, जिसमें से 25 FDC किसी भी फार्माकोपिया में अवेलेबल नहीं थे। 53 FDC मोनोग्राफ को ऐड किया गया, जिसमें से 25 FDC मोनोग्राफ किसी भी फार्माकोपिया के अंदर नहीं थे। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें HPLC टेस्ट को भी शामिल किया गया, जो आपका HPLC टेस्ट होता है उसको भी शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी फार्माकोपिया से रिलेटेड है और उसके जो साइलेंट फीचर हैं उससे रिलेटेड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे जो आपकी कुछ फार्माकोपिया दी गई हैं, मतलब कुछ बाहरी देश की फार्माकोपिया जो हैं आपके सिलेबस में रखी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। तो इस टाइप की फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में आपको शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये शॉर्ट में ही पूछी गई हैं और एग्ज़ाम के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो
वीडियो को शेयर करना ज़रूर और उसके बाद दोस्तों को बताना देव फार्मेसी को सब्सक्राइब करके, और उसके बाद आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें क्योंकि वहाँ पर ही पूरा सिलेबस मैराथन क्लासेस वाला स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि 2024-25 का आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है देव फार्मेसी का डी फॉर्म फर्स्ट ईयर मैराथन क्लास, जिसमें आपको इसी तरीके की सभी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और इनकी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यह क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसका फर्स्ट जो एडिशन आया था वह 1864 में आया था, और यह फार्माकोपिया जो थी वह 2 सेक्शन में पब्लिश हुई थी। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला जो एडिशन आया था वह 2 सेक्शन में आया था। पहला था मैटेरिया मेडिका, एक मैटेरिया मेडिका फर्स्ट एडिशन था, और दूसरा वाला जो इसका सेक्शन था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स। तो ये 2 सेक्शन में आई थी, पहला मैटेरिया मेडिका, दूसरा आया था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन 1867 यानी 1867 में आया था। और उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ब्रिटिश फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों पहला एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था, दूसरा वाला 1867 में पब्लिश हुआ था यानी 1867 में पब्लिश हुआ था, और थर्ड वाला एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन 1898 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों इसमें कई एडिशन आए थे जो जिनकी डेट हमने इसमें नोट की है, और आपके लिए अच्छे नोट्स भी तैयार किए हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट यानी जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, उसकी नेशनल फार्माकोपिया है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वह यूनाइटेड किंगडम की यानी नेशनल फार्माकोपिया है जो एनुअली पब्लिश की जाती है, और यह एवरी यानी अगस्त मंथ में, यानी जब अगस्त का मंथ आता है तो उसमें यह ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वह पब्लिश की जाती है और 1 जनवरी से लागू हो जाती है। यानी अगस्त मंथ में यह पब्लिश की जाती है, और जो 1 जनवरी होता है यानी जब ईयर का चेंज होता है, ईयरिंग चेंज होता है, तब ये चेंज हो जाती है यानी इसको लागू कर दिया जाता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया का करंट एडिशन 2022 है जो 1 जनवरी 2022 में लागू हुआ था। इसका जो करंट एडिशन है वह 2022 है, और इसमें 35 मोनोग्राफ को शामिल किया गया है। जो आपका न्यू एडिशन आया है, जो करंट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का। उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आपने ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में अच्छे से देखा, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन जो आते हैं वह शॉर्ट के रूप में आते हैं, तो इसलिए हमने शॉर्ट के रूप में इसको लिखा है और अच्छे से आपको समझाया भी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके आएंगे वह भी आपके इससे फंस जाएंगे। फिर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है? देखिए पहला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है, जो एनुअली यानी प्रतिवर्ष इसको पब्लिश किया जाता है। और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। यूएसपी को यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में फूड इंग्रेडिएंट और डाइटरी सप्लीमेंट के मानक दिए गए हैं। इसके अंदर फूड के इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया है और डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 को लैटिन भाषा में भी आया था और इंग्लिश भाषा में भी इसका जो एडिशन था वह पब्लिश हुआ था फर्स्ट वाला। और
1820 से 1942 तक ये 10 ईयर के इंटरवल में यानी पब्लिश की जाती थी। यानी 1820 से 1942 के बीच में इस फार्माकोपिया को 10 ईयर का गैप देकर फिर इसका एडिशन पब्लिश होता था। बट 1942 से 2000 तक ये 5 ईयर के इंटरवल तक इसको पब्लिश किया जाता था। यानी 5 ईयर का बीच में गैप देने के बाद इसका एडिशन आता था। उसके बाद 2002 से यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वह एनुअली पब्लिश की जाती है और यूनाइटेड स्टेट की फर्स्ट नेशनल जो फार्मोलरी है उसको 1888 में लाया गया। जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी जो फर्स्ट नेशनल फार्मोलरी है, फार्मोलरी क्या है, जो हॉस्पिटल में भी यूज़ की जाती है बुक और जो स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, तो वह बुक आपकी 1888 में इसमें पब्लिश की गई थी। तो इतना आपने देखा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। फिर आपकी एक नेक्स्ट फार्माकोपिया है नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया, यार इंडिया की नेशनल फार्मोलरी के बारे में भी आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। नेशनल फार्मोलरी को इंडिया मेडिकल स्टूडेंट और जो आपकी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नर्सिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हॉस्पिटल एंड सेल्स इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कहीं वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नेशनल फार्मोलरी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इसका पॉइंट नंबर सेकंड है नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का फर्स्ट एडिशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पब्लिश किया गया। तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1960 में आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पब्लिश किया गया था। फिर पॉइंट नंबर थर्ड है नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ और उसके बाद नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का थर्ड एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद बताते हैं नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का फोर्थ एडिशन 2011 में पब्लिश हुआ। तो इसके दोस्तों लगभग 5 एडिशन आए थे, एक एडिशन और होगा इसमें। उसके बाद दोस्तों यह नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हॉस्पिटल के अंदर भी नेशनल फार्मोलरी होती है, यानी पेशेंट के लिए होती हैं, यानी जो डॉक्टर जिसमें ड्रग देखकर पेशेंट को प्रोवाइड करता है, अच्छी ड्रग देता है, ये हॉस्पिटल के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। फिर पॉइंट है नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का फिफ्थ एडिशन को पब्लिश करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। जब नेशनल फार्मोलरी का फिफ्थ एडिशन पब्लिश होने वाला था तो उससे पहले पब्लिश करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसके तहत नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का फिफ्थ एडिशन 2016 में पब्लिश कर दिया गया। तो दोस्तों इतनी बातें इसमें नेशनल फार्मोलरी के बारे में हमने आपको बताई हैं। और दोस्तों हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स हैं, आपको एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आप एग्ज़ाम में भी अपने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। फिर एक लास्ट फार्माकोपिया है जिसका नाम है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी यूज़ किया जाता है, फॉरेन में भी यूज़ किया जाता है, इसको पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में क्या बताया है इसमें, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बुक जो फुल टाइटल था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसका शॉर्ट में नेम है केवल। इसका जो फुल टाइटल था वह क्या था, हमने लिखा है द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। यह इसका फुल टाइटल है।
जिसको विलियम मार्टिंडल के द्वारा पब्लिश किया गया था। एक विलियम मार्टिंडल थे जिन्होंने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बनाई थी और उसके बाद इसको पब्लिश किया था। फिर पॉइंट सेकंड है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1883 में पब्लिश हुआ था। जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वह 1883 में पब्लिश हुआ था और उसके बाद एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मार्टिंडल ने दुनिया भर में क्लिनिकल यूज़ के लिए दवा के बारे में जानकारी को शामिल किया। जो मार्टिंडल थे उन्होंने दुनिया भर की जितनी भी मेडिसिन्स हैं यानी किसी डिसीज़ से रिलेटेड उसकी जानकारी को इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में ऐड किया और इसका यूज़ पूरे विश्व में किया गया। फिर पॉइंट आता है, मार्टिंडल बुक 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें 6000 मोनोग्राफ जो थे उनको 28 यानी 49 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया था। यानी जो फर्स्ट इसका पार्ट था उसमें 6000 मोनोग्राफ थे जिनको 49 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद अभी तक मार्टिंडल के 38 एडिशन उपस्थित हैं। जो मार्टिंडल बुक थी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया उसके अभी तक 38 एडिशन उपस्थित हैं और जो 38 लास्ट वाला एडिशन जो आया था वह आपका 2014 में आया था। और किसके द्वारा इसको पब्लिक किया गया? लंदन जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रेस है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया। 2014 के अंदर इसका लास्ट एडिशन आया है और इसको लंदन फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया। जो आपका एडिशन आया था 2014 में वह कौन से नंबर का एडिशन था? 38 नंबर का एडिशन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और ये आपका फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बाय द स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से आपका फर्स्ट चैप्टर टाइपिंग PDF के रूप में कंप्लीट किया। तो आपको अभी भी अगर देव फार्मेसी ऐप से ज्वाइन होना है तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।